हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ अपना जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी, इसका पार्ट नंबर 8 है, यानी कि मध्यकालीन भारत का। सतीश चंद्र की बुक से ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे पहले किसी ने चैप्टर नंबर 7 नहीं देखे हो तो वो देख ले, क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी उनकी वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख ले। और मैं एक बात फिर से कहूँगा कि अगर ये सीरीज चल रही है, अगर आप शुरू से देखोगे ना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट आप चैप्टर नंबर 8 देखने लगोगे और इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर देखना होगा। उसमें हमने दिल्ली सल्तनत का देखा था, खिलजी और तुगलक वंश को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो भी चल रहा था ना, उसका शासन, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन वगैरह क्या चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कह रहा हूँ, अगर डायरेक्ट आप इसको देख रहे हो ना, तो उससे पहले आप चैप्टर नंबर 7 देख लो, और 7 में भी फिर देख लेना छठा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि छठे चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था ये दिल्ली सल्तनत। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 कल मैंने अपलोड कर दिया था, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 8। तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले देखेंगे सुल्तान को, कि सुल्तान कैसा होता था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, चलते हैं नीचे। तो यहाँ देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। सुल्तान को देखेंगे, सुल्तान कैसा होता था। भारत में बहुत से तुर्की सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद के अब्बासी खलीफा का वफादार प्रतिनिधि घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और लंबे समय तक जुम्मे यानी कि शुक्रवार की नमाज के बाद खुतबों और सिक्कों में भी उनका नाम सिक्कों पर भी उस खलीफा का नाम शामिल करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कहने का मतलब ये है, जो भारत के बहुत से तुर्की सुल्तानों ने ना, जो अब्बास का, बगदाद का जो अब्बासी खलीफा था ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था इसके बारे में। अब्बासी खलीफा कौन था, ठीक है फ्रेंड्स, उसका प्रतिनिधित्व घोषित किया था। और जो शुक्रवार को नमाज वगैरह और खुतबे वगैरह पढ़े जाते थे ना, और सिक्कों पर भी उस खलीफा का नाम, मतलब सिक्कों पर भी उस खलीफा का नाम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, हिंदू और फारसी परंपराओं में राजा को साक्षात ईश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदू और फारसी परंपराओं में राजा को साक्षात ईश्वर या देवी के गुणों से युक्त माना जाता था, बट इस्लाम को यह स्वीकार नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इस्लाम को यह स्वीकार नहीं था। इस्लाम में इसे सुल्तान को, ठीक है फ्रेंड्स, अब इस देखो, हमारे जो हिंदू हिंदू होते हैं ना, तो हिंदू में राजा को देवी देवता समझा जाता था, लेकिन जो इस्लाम था ना, ये तो इनको यह स्वीकार नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है, इस्लाम को यह स्वीकार नहीं था। इस्लाम में सुल्तान को, ठीक है फ्रेंड, इस्लाम में जो बादशाह था ना, उसको क्या कहते थे देखना। इस्लाम में सुल्तान को जिल्ले जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर की परछाई कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, तथा जनता और अमीरों से आशा की जाती थी कि वे वैसे ही झुककर सिजदा करें जैसे वे अल्लाह के सामने झुकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, दोबारा समझा देता हूँ। जो इस्लाम था ना, इसमें ये राजा को मतलब हिंदू देवी देवता के समान माना जाता था, बट इनको ये स्वीकार नहीं था। तो इस्लाम में ना सुल्तान को ही सब कुछ माना जाता, जैसे जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर की परछाई कहा जाता था सुल्तान को। और जनता और अमीरों से यह आशा की जाती थी कि वह मतलब सुल्तान के सामने ऐसे ही झुककर सिजदा करें जैसे वे अल्लाह के सामने झुकते हैं, घुटने टेकते हैं, या जो भी पूजा पाठ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिखा हुआ है, सर्वोच्च राजनीतिक, सैनिक और यहाँ तक कि वैधानिक सत्ता भी उसी की होती थी। मतलब राजा वगैरह ही, राजा के हाथों में मतलब सारी ताकत सत्ता थी। सैनिक अधिकारी और वैधानिक सत्ता भी उसी के हाथ में होती है। मतलब जो भी करता धरता था ना, वो राजा ही था। ठीक है फ्रेंड्स, सुल्तान, इस्लाम धर्म की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते, मुसलमानों के उत्तराधिकार का कोई नियम स्पष्ट नहीं विकसित हुआ। इस्लामी विचारक शासक के चुनाव के पक्ष में थे, पर व्यवहार में किसी सफल शासक के पुत्र के उत्तराधिकार को स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन गद्दी पर एक शासक के बेटे को बराबर का दावा माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर का दावेदार या बराबर का दावा माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझाता हूँ। मुसलमानों का जो उत्तराधिकार का था ना, उसका कोई स्पष्ट नियम विकसित नहीं हुआ था, लेकिन मुसलमानों में ना वो इस्लामी विचारक शासक के चुनाव के पक्ष में थे। मतलब जो इस्लाम के लोग वगैरह होंगे, वो शासक के चुनाव के पक्ष में थे, पर व्यवहार में किसी सफल शासक के पुत्र
के उत्तराधिकार को स्वीकार कर लिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये कहा गया है कि जो मतलब शासक के बाद जो भी उसका पुत्र होगा ना उसे उत्तराधिकार दिया जाएगा, लेकिन गद्दी पर एक शासक के सभी बेटों को बराबर का दावा माना जाता था। मतलब मान लो कोई ऐसा होता होगा कि मान लो कोई बेटा है, कोई बड़ा बेटा है, तो उसे उत्तराधिकार दिया जाता था। अगर लेकिन बड़ा बेटा अगर थोड़ा मतलब नालायक वगैरह टाइप का है तो उसका जो उससे छोटा बेटा होगा, या फिर ये कहा गया कि उसके सभी बेटे को बराबर का दावा माना जाता था। लेकिन ज्येष्ठाधिकार जो मतलब बड़ा पुत्र है ना, आगे देखते हैं। ज्येष्ठाधिकार यानी कि बड़े बेटे की बात हो रही है। ज्येष्ठाधिकार के विचार को ना तो मुसलमानों ने पूरी तरह स्वीकार किया और ना ही हिंदू शासकों ने। तो ये बताया गया कि जितने मतलब राजा के शासक वगैरह थे ना, तो उनके मान लो 3 बेटे हैं तो तीनों बराबर के हकदार होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो ज्येष्ठाधिकार था ना, जो हम पुराने पीछे पढ़ के आए हैं, लगभग बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाता। कई बार इन गद्दी के चक्कर में राजपाट के चक्कर में कई जगह युद्ध भी हुए। ठीक है फ्रेंड्स, कई जगह लड़ाइयाँ जीती गई, कई जगह मारे भी गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं बताया गया कि जो ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़े बेटे का शासक का अधिकार था ना, वो तो ना तो मुसलमानों ने स्वीकार किया था और ना ही हिंदू राजाओं ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखिए लिखा है, मुसलमानों ने की तरह स्वीकार किया, ना ही हिंदुओं ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासन, केंद्र में क्या चल रहा था। देखो, प्रशासन में केंद्रीय स्थान वजीर का था। ठीक है फ्रेंड्स, आरंभिक काल में वजीर मुख्यतः सेना प्रमुख होता था। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वजीर आरंभ में क्या था, तो सेना का प्रमुख था। ठीक है फ्रेंड्स, 14वीं सदी में वजीर को मुख्य राजस्व के मामला का विशेषज्ञ अधिकारी माना जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, 14वीं सदी में जो ये राजस्व वगैरह का अधिकारी बना दिया गया है। जो आज के टाइम की बात करें तो ये जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं या जीएसटी वगैरह, जो ये इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं जो इनका आकलन करते हैं राजस्व वगैरह का, तो वही बना दिया गया होगा उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका संबंध आय और व्यय दोनों से होता था। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। मोहम्मद तुगलक ने विद्रोह से निपटने के लिए दिल्ली से बाहर जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जब मोहम्मद तुगलक की बात हो रही है, जब वह विद्रोह से निपटने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए वह दिल्ली से बाहर जाता था ना, तो अपनी राजधानी उसके भरोसे छोड़ देता था, यानी कि वजीर के भरोसे। ठीक है फ्रेंड्स, वजीर के अंतर्गत हुए व्यय की जांच के लिए एक अलग लेखा परीक्षक होता था। ठीक है फ्रेंड्स, और आय की जांच के लिए एक महालेखाकार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। वजीर के ऊपर कोई पोस्ट होगी तो वजीर का कार्य देखता होगा, उसके परीक्षण की रिपोर्ट वगैरह करता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के टाइम की बता रहा हूँ मैं। फिरोज तुगलक ने एक धर्मांतरित तैलंग ब्राह्मण खां ने जहाँ को अपना वजीर चुना। ठीक है फ्रेंड्स, जो मुगल तुगलक था ना, ये बता रहा है कि एक धर्मांतरित इसने मतलब अपना धर्म बदला था। तैलंग ब्राह्मण खां ने जहाँ को अपना वजीर चुना। ठीक है फ्रेंड्स, वजीर के रूप में ये लिखा है, वजीर के रूप में उसका कार्यकाल 18 वर्ष लंबा कार्यकाल सामान्यतः वजीर के प्रभावों का चरमोत्कर्ष माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने 18 साल मतलब वजीरगिरी करी होगी, तो उसका 18 साल लंबा कार्यकाल वजीर के प्रभावों का चरमोत्कर्ष माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ रहे हो गया। आगे देखते हैं। वजीर के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान अर्ज अर्थात सैन्य विभाग होता था। इस विभाग से मुख्य अरीज मवालिक कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये टर्म याद रखना, ये कई बार यूपीपीसीएस में अभी तक तो पूछी नहीं गई, लेकिन कई बार बनने के चांस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखते हैं, जो ये अरीज मवालिक ये क्या करता था। अरीज सेना का सिपह सलार नहीं होता था। ठीक है फ्रेंड, अरीज सेना का सिपह सलार नहीं होता था, क्योंकि सैन्य बलों की कमान स्वयं राजा संभालता था। ठीक है फ्रेंड, अरीज के विभाग का मुख्य दायित्व सेना में भर्ती करना और उसे साज सामान से लैस करना और सिपाहियों का वेतन बांटना। ठीक है फ्रेंड्स, अजीर था ना, ये इसका मतलब ये होता था जो सेना की भर्ती वगैरह जवान भर्ती होंगे और उनको हथियार वगैरह प्रोवाइड कराना और उनके मतलब पूरी तरह से सामान से लैस करना और सिपाहियों की उनको वेतन बांटना। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में एक अलग विभाग के रूप में जिसका जिक्र पहली बार बलबन के काल में ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में एक अलग विभाग के रूप में इसका जिक्र बलबन के काल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अलाउद्दीन ने सैन्य बलों की एक नियमित सूची रखने पर जोर दिया। उसने घोड़ों को दागने की व्यवस्था को भी आरंभ किया ताकि सैनिक जांच के लिए घटिया घोड़े ना ला सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसने घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सैनिकों का पूरा नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। पहले तुर्क सैनिकों को वेतन के बदले दोआब में अनेक गांव दिए जाते थे। ये हमारा नोट है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले तुर्क थे ना, जो इसके अलाउद्दीन की सेना में होंगे तुर्क वगैरह, तो उनको तुर्कों को वेतन के बदले दोआब के अनेक गांव दिए जाते थे कि भाई इस बार पेमेंट तेरी जो भी होगी, पेमेंट में तुझे ये गांव देंगे, नेक्स्ट पेमेंट अप्रैल की पेमेंट में तुझे वो वाला गांव देंगे, ऐसे। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। आगे चलते हैं। सेना के कूच के समय सड़कें साफ करने और बाधाएं हटाने के लिए इस खंदकें और खदान खोदने वाले एक दस्ता भी था। ठीक फ्रेंड, मान लो सेना युद्ध के लिए जा रही है और रास्ता ही बंद वगैरह हो, तो सेना सड़कें वगैरह साफ करने के लिए और उनमें सड़कों पर कोई बाधा ना हो, खंदकें और खदान खोदने का एक दस्ता भी उनसे जुड़ा होता था। ठीक है फ्रेंड्स, घुड़सवार में तुर्कों और अफगानों की प्रधानता थी। ठीक है फ्रेंड्स, घुड़सवार जो सेना थी ना, उनमें तुर्क और अफगानों को भर्ती किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। गजनवियों के दौर में हिंदुओं को सवार और पैदल सेना। ठीक है फ्रेंड्स, जो गजनी थे ना, गजनियों के दौर में हिंदुओं को पैदल सेना में और सवार सेना दोनों में ही भर्ती किया जाता था। बाद के काल में इनको भर्ती किया जाता रहा अधिकतर पैदल सेना में। ठीक है फ्रेंड, जो हिंदू वगैरह थे ना, उनको पैदल सेना में अधिकतर भर्ती किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य के दो अन्य महत्वपूर्ण विभाग दीवान रिसालत और दीवान इंसा होते थे। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। पहले का संबंध धार्मिक विषयों और धर्मार्थ संस्थानों तथा सुमात्र विद्वानों और धर्मपरायण व्यक्तियों के गुजारे भत्ते से था। ठीक है फ्रेंड्स, जो दीवान रिसालत था ना, इसका बताया गया है पहले का संबंध धार्मिक विषयों, धर्मार्थ संस्थाओं और सुपात्र विद्वानों और धर्मपरायण व्यक्तियों के गुजारे भत्ते से था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अध्यक्ष एक मुख्य सद्र होता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक जो मुख्य अध्यक्ष था ना, वो सद्र कहलाता था, जो सामान्यतः कोई गाजी होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये गाजी न्याय विभाग, ये लिखा है ना, मुख्य गाजी न्याय विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बताया गया नोट में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, गाजी लोग मुस्लिम विधान शरीयत के आधार पर दीवानी कानून लागू करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये भी कानून वगैरह बनाते होंगे ना, जो इस्लाम में शरीयत में लिखा था ना, उसी के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। फौजदारी कानून शासकों द्वारा बनाए नियम कायदे के आधार पर होता था। ठीक है फ्रेंड्स, फौजों के लिए जो कानून वगैरह बनाता था, वो जो शासक सुल्तान था ना, वो बनाता था। अब इस दूसरे की बात हो रही, दीवान इंसा का संबंध राजकीय पत्राचार से था। ठीक है फ्रेंड्स, सभी औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार यही विभाग संभालता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी पत्राचार वगैरह आता होगा तो सब यही देखता था, दीवान इंसा। याद रखना इसको, दीवान इंसा क्या करता था, ये औपचारिक पत्राचार सुल्तान के विभिन्न विभागों में वही घटनाओं की खबर रखने के लिए जासूस तैनात करते थे। जो सुल्तान वगैरह था ना, ये विभिन्न भागों में मतलब कोई घटना वगैरह ना हो जाए तो उसमें जासूस वगैरह तैनात करते थे, जैसे आजकल करते नहीं, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। अब आगे चलते हैं नीचे। आगे देखते हैं स्थानीय प्रशासन। तुर्कों ने जब देश को जीता तो अनेक भागों में बटा। ठीक है फ्रेंड्स, जब तुर्कों ने देश को जीता तो इसे अनेक भागों में बांट दिया, जिनको एकता कहते थे। इन्हें प्रमुख तुर्क अमीरों के बीच बांट दिया जाता था। इनके आधार को मुक्ति बली कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में यह भूखंड प्रांत यानी कि सूबे बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में ये भूखंड प्रांत सूबे बन गए, कहते हैं कि मोहम्मद। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये समझ गए होगे पैरा। जब तुर्कों ने हमारे देश को जीता तो अनेक भूखंडों में बांट दिया गया था, जिनको एकता कहते थे, और जिन्हें प्रमुख तुर्क अमीरों के बीच बांट दिया जाता था। इनके धारकों को मुक्ति बली कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन जिन अमीरों को ये भूमि का खंड मिलता था ना, भूमि का टुकड़ा वगैरह मिलता था, तो उनको मुक्ति या बली कहते थे। बाद में ये भूखंड सूबे बन गए और कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक के काल में 24 सूबे थे, जो दक्षिण में मावर
तमिलनाडु देश, ठीक है फ्रेंड, जो दक्षिण में महावर तक फैले हुए थे। आरंभ में मुक्ति लगभग स्वतंत्र होते थे, ठीक है फ्रेंड, आरंभ में मुक्ति लगभग स्वतंत्र होते थे। उन्होंने अपने भूभाग को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकार को देय मालगुजारी वसूलने की अपेक्षा की जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये मुक्ति होते थे ना, पहले तो ऐसे ही स्वतंत्र होते थे, इन पर मतलब किसी का शासन नहीं होता था, किसी के अंडर नहीं थे ये। और ये अपने जो राजस्व और ये अपने भू विभाग के भू विभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने और मालगुजारी देने वसूलने के लिए इनसे मतलब आशा की जाती थी, ठीक फ्रेंड्स। इनकी ड्यूटी होगी अपने भूभाग से कानून व्यवस्था बनाए रखे और मालगुजारी वसूलने की अपेक्षा की जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, जब केंद्र में सरकार की शक्ति और उनके अनुभव में वृद्धि हुई तो मुक्तियों पर अधिक नियंत्रण रखने लगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जब केंद्र में कोई अच्छा बंदा बैठा होगा तो उनकी शक्ति वेल एक्सपीरियंस होगा, तो उन्होंने जो ये स्वतंत्र थे ना मुक्ति, इन पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये लिखा हुआ है, पहले आरंभ में मुक्ति स्वतंत्र थे लेकिन बाद में मुक्तियों पर अधिक नियंत्रण रखने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। शक्ति यानी कि जो सरकार आई होगी या जो भी वो सुल्तान वगैरह बैठा हुआ शासक, तो उसने सारी शक्ति केंद्र में ली और वो बढ़िया, जब उसे अनुभव हो गया, वो एक्सपीरियंस हो गया, तो उन्होंने मुक्तियों पर भी नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। देख रहा होगा कि कहीं ये टैक्स वगैरह में घपला तो नहीं कर रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। सूबों के नीचे सिख होते थे और इनके नीचे परगने, सूबों के नीचे सिख होते थे और इनके नीचे परगने, ठीक है फ्रेंड्स। गाँव में 100 से 84 तक की इकाइयों को समूहबद्ध किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हें परंपरा के रूप में चौहानी या 84 कहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। परगने का मुख्य आमिल था, ठीक है फ्रेंड्स। ये कई बार पूछा गया कि परगना का मुख्य आमिल कौन हो, मतलब परगने का मुख्य अधिकारी कौन होता था, तो ये आमिल होता था, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, गांव में सबसे मुख्य व्यक्ति खूत यानी भूस्वामी और मुकद्दम ये मुखिया होता था, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने कल भी बताया था आपको। खूत का मतलब होता है जो भूस्वामी किसान वगैरह, जो भूस्वामी का मालिक वगैरह हुआ, किसानी करता होगा, और मुकद्दम मुखिया होता था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, आर्थिक जीवन। अब उस टाइम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो लोगों की दशा क्या थी। दिल्ली सल्तनत में जनता की आर्थिक दशा के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। इस काल में इतिहासकारों की रुचि साधारण जनता के जीवन से अधिक दरबार की घटनाओं पर थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जानकारी बहुत, दिल्ली सल्तनत में जनता की जानकारी की दशा की जानकारी बहुत कम मिलती है, क्योंकि इस काल के जो इतिहासकार थे ना, वो जनता में रुचि नहीं लेते थे और दरबार की घटनाओं पर रुचि लेते थे, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं, अब देखेंगे हम अपने इब्न बतूता को, जो कल की वीडियो में था ना, अब उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इब्न बतूता क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिण उत्तरी अफ्रीका का निवासी इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया और 8 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन बना कि इब्न बतूता कौन से देश का था, तो ये मोरक्को का यात्री था। और मोरक्को कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। यही बताया गया। देखो आया ना, 14वीं सदी में भारत आया और 8 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। अब देखना ये क्या क्या बताता है इंडिया के बारे में। उसने फल फूलों और जड़ी बूटियों समेत देश में, ठीक है फ्रेंड्स, देखें उसने फलों फूलों और जड़ी बूटियों समेत देश की पैदावारों का, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, पैदावारों का, सड़कों की दशा और जनता के जीवन का एक बहुत रोचक विवरण छोड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसने बताया था जनता के बारे में। अब देखते हैं ये क्या क्या बताता है। पूर्व और दक्षिण में गन्ने और चावल की तथा पूर्व में और दक्षिण में गन्ने और चावल की तथा उत्तर में गेहूँ, तिलहन आदि की पैदावार होती थी। ये इब्न बतूता बता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया की भूमि के बारे में। इब्न बतूता कहता है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि साल में 2 फसलें पैदा कर सकती थी तथा धान साल में 3 बार बोया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तिल, नील, कपास की भी खेती होती थी, जो तेल, पिराई, गुड़ बनाना, तेल, नील और कपास की खेती होती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तेल, पिराई, गुड़ बनाना, कपड़ों की बुनाई और रंगाई आदि अन्य ग्रामीण उद्योगों के आधार थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इब्न बतूता कहता है। अब देखेंगे ग्रामीण वगैरह की, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रामीण किसान और ग्रामीण अभिजात आबादी का एक विशाल बहुमत किसानों का था, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो आबादी में विशाल बहुमत किसानों का था। वे कड़ी मेहनत करते थे और मुश्किल से 2
जून की रोटी पाते थे। 2 जून का मतलब है यहाँ 2 टाइम की, सुबह शाम की। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जून की रोटी पाते थे यानी कि 2 टाइम की रोटी पाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, गांव में दस्तकारों और बटाईदारों को छोड़कर गांव में एक अन्य समृद्ध किसान भी था जो अपनी ज़मीनों का मालिक था। ठीक है फ्रेंड्स, जो गांव में दस्तकार वगैरह होंगे ना, जो दस्तकार जो ये खेती वगैरह बटाई पर लेकर करते हैं, तो उन यही लिखा है, गांव में दस्तकारों और बटाईदारों को छोड़कर गांव में एक समृद्ध किसान भी था जो अपनी ज़मीनों का मालिक था। ठीक है फ्रेंड्स, गांव के मुखियों यानी मुखिया को मुकद्दम कहते थे और छोटे भूस्वामियों को खूत। ठीक है फ्रेंड्स, जीवन स्तर भी औरों से अच्छा ऊंचा था। ठीक है फ्रेंड्स, जो गांव के मुखिया वगैरह थे और जो छोटे भूस्वामी थे जो अपनी खेतों के मालिक थे या ज़मीनों के, उनका जीवन स्तर भी औरों से अच्छा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वे इतने समर्थ थे कि वे कीमती अरबी इराकी घोड़ों की सवारी करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, महीन कपड़े पहनते थे। महीन माने सूती और मलमल के कपड़े होते हैं ना, जो मलमल के बोलते हैं। वे इतने समृद्ध थे कि वे कीमती अरबी इराकी घोड़ों की सवारी करते थे, महीन कपड़े पहनते थे और उच्च वर्गों के सदस्यों जैसा जीवन बिताते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये अलाउद्दीन देखना क्या करता है। अलाउद्दीन ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उनके बहुत से विशेषाधिकार छीन लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये किसान वगैरह थे ना, जो ये महीन कपड़े और घोड़ों की सवारी करते थे, इनको दबाने के लिए इन पर कार्रवाई की और उनके बहुत से अधिकार छीन लिए। ऊंचे जीवन स्तर वाला एक और भाग हिंदू रायों यानी कि स्वायत्त राजाओं का था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऊंचे जीवन स्तर वाला एक और भाग था जो हिंदू राजाओं का था, जिनमें से अनेक अपने क्षेत्रों में मजबूत बने रहे। बलबन के दरबारों में हिंदू रायों की आने के अनेक हवाले मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बलबन जो हिंदू के राजा वगैरह थे ना, ये बलबन के दरबार में अनेकों बार आए गए होंगे, तो उनका हवाला दे रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्यापार उद्योग और सौदागर क्या करते थे, क्या बेचते थे उस टाइम दिल्ली सल्तनत में। चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित एक ठोस मुद्रा धीरे धीरे स्थापित हुई। ठीक है फ्रेंड्स, चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित एक ठोस मुद्रा धीरे धीरे स्थापित हुई जिसने देश में व्यापार की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, जिससे देश के व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है फ्रेंड्स, वृद्धि हुई। इब्न बतूता ने दिल्ली में इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली को इस्लामी दुनिया का पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर कहा है। वह कहता है कि दौलताबाद देवगिरी का आकार दिल्ली के बराबर था और यह उत्तर दक्षिण के बीच व्यापार की वृद्धि का सूचक था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पूर्व में कड़ा जो इलाहाबाद के निकट था और लखनौती, तथा पश्चिम में अहिल्यावाड़ा, पाटन और कैम्बे खंभात उस समय के महत्वपूर्ण नगर थे। ठीक है फ्रेंड्स, देख लिया होगा इसने क्या कहा है। आगे चलते हैं। गुजरात में खंभात के कपड़ों के लिए तथा सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। गुजरात का जो खंभात था ना, ये कपड़ों के लिए और सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का सोनारगांव अपने कच्चे रेशम और महीन सूती वस्त्र, जिसे बाद में मलमल कहा जाने लगा, के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं बता चुका हूँ, महीन और सूती वस्त्र को मलमल कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीछे बता दिया मैंने, समझ गए होंगे। जो बंगाल का जो सोनारगांव था ना, ये रेशम और महीन वस्त्र, जिन्हें बाद में मलमल कहा जाने लगा, इनके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कागज़ बनाने की कला चीनी लोगों ने दूसरी सदी में सीख ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, कागज़ बनाने की कला ना चाइना से आई है, दूसरी सदी में ये लोग बना चुके थे कागज़। ठीक है फ्रेंड्स, अरब जगत में ये 5वीं सदी में आगमन हुआ और यूरोप में इसका 15वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, दोबारा समझा देता हूँ। इसमें कहा गया कि चाइना वालों ने कागज़ दूसरी सदी में बना लिया था, लेकिन जो अरबी देश है ना, उनमें ये 5वीं सदी में पहुंची ये जानकारी कागज़ बनाने की, और जो यूरोप वगैरह में कागज़ बनाने की कला ये 15वीं सदी में जाकर पहुंची। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चरखे का प्रयोग के कारण कपड़ों का उत्पादन में सुधार आया। ठीक है फ्रेंड्स, चरखे से कपड़े वगैरह, सूत वगैरह काट के कपड़े बनाते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस काल में भारतीय कपड़े चीन में भी पहुंचे, जिनको रेशम से अधिक मूल्यवान माना जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारतीय कपड़ा था ना, ये चीन में जाकर मतलब रेशम से भी अधिक कीमत पर बिक रहा हुआ उस टाइम। पश्चिमी एशिया में भारत उच्च कोटि के कपड़े, कांच के सामान और निसंदेह घोड़ों का आयात करता था। ठीक है फ्रेंड्स, चीन में वह कच्चे रेशम और चीनी बर्तन का आयात करता था।
चीन से मतलब रेशम मंगाता होगा, चीनी बर्तन और आयात करता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चीन, ये तो हो गया। भारतीय कपड़ों के बदले अफ्रीका से हाथी दांत तथा दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले आयात करता था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, समझदार तो आप बचपन से ही हो। अब देखते हैं यहाँ तटीय व्यापार तथा तटीय बंदरगाह और भारत के बीच का व्यापार मारवाड़ियों और गुजरातियों के हाथों में था। ठीक है फ्रेंड्स, जो तटीय इलाका होगा ना, समुद्र के किनारे वगैरह, तटीय तथा तटीय बंदरगाहों और उत्तर भारत के बीच व्यापार मारवाड़ियों और गुजरातियों के हाथों में था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है मैं था, जिसमें बहुत सारे लोग जैनी थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारे लोग जैनी थे। मुसलमान बोहरा सौदागर भी शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। खंबात एक बड़ा नगर था जहाँ अनेक धनी सौदागर। ठीक है फ्रेंड्स, खंबात एक बड़ा नगर था जहाँ अनेक धनी सौदागर, ठीक है फ्रेंड्स, सौदागर आलीशान मकानों में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे लिखा है, बट मैं एक बार और समझा दूँ। खंबात एक बड़ा नगर था जहाँ अनेक धनी सौदागर, ठीक है फ्रेंड्स, धनी सौदागर आलीशान मकानों में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आलीशान मकान या सौदागर के बाद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ लगा भी दिया है। धनी सौदागर आलीशान मकानों में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं पेशावर में। ठीक है फ्रेंड्स, पेशावर में सोनार गांव की सारी सड़कों के अलावा MBT ने दौलताबाद तक एक सड़क बनवाई। ठीक है फ्रेंड्स, देश के दूसरे भाग तक तेजी से डाक भेजने का इंतजाम थे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। देश में ना सोनार गांव में एक शाही सड़क के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद तक जाने के लिए एक सड़क बनवाई थी। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से डाक भेजने का इंतजाम भी था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस काल में संचार में सुधार तथा जल तथा थल दोनों मार्गों में व्यापार की वृद्धि के कारण आर्थिक जीवन में तेजी आई। ठीक है फ्रेंड्स, जो संचार सुधार वगैरह जल थल मार्गों से जो भी व्यापार वगैरह होते हैं उससे हमारे आर्थिक जीवन में तेजी आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही यहाँ लिखा बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये यहाँ से लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, नए प्रकार के रहट। ठीक है फ्रेंड्स, नए प्रकार के रहट जिसे गलती से पर्शियन व्हील कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से लाइन है। नए प्रकार के रहट जिसे गलती से पर्शियन व्हील कहा गया है। पर्शियन व्हील कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। नए प्रकार के रहट जिसे गलती से पर्शियन व्हील कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे। नए प्रकार के रहट के कारण सिंचाई के लिए भी गहराई में पानी उठाया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, नए प्रकार के रहट के कारण सिंचाई के लिए भी गहराई से पानी उठाया जाने लगा। कागज बनाना, कांच बनाना, चरखा और बुनाई के लिए सुधरी किस्म का हथकरघा या करघा अन्य शिल्पों में शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ से लाइन शुरू है, लेकिन इसका मैंने ये बताया कि जो नए प्रकार का रहट था ना, इसे गलती से पार्शियन व्हील कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ से देखेंगे। सिंचाई के नए प्रकार के रहट के कारण, रहट मतलब सिंचाई कर होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया कि रहट क्या था, तो एक सिंचाई कर था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं सुल्तान और कुलीन वर्ग। सुल्तान और उसके प्रमुख अमीरों कुलीनों का जीवन स्तर पश्चिमी और मध्य एशिया की इस्लामी दुनिया के शासकों वर्गों से जीवन स्तर के समकक्ष था। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया गया सुल्तान और उसके जो अमीर कुलीन थे ना, उनका जीवन स्तर पश्चिमी और मध्य एशिया की इस्लामी दुनिया के जो शासक वर्ग थे ना, उनके जीवन से मिलता जुलता था। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग उनके जैसा ही था। ठाट वाट ले रहे थे ये उस टाइम। आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हिंदू सुल्तान की तरह भारत में लगभग हर सुल्तान का अपना महल था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने हर अमीर को दो खिलाफतें मतलब दो जोड़ी इसने कपड़े दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने हर अमीर को दो खिलायतें यानी सम्मान सूचक वस्त्र दिया करता था। ठीक है फ्रेंड्स, एक सर्दी के मौसम के लिए और एक गर्मी के। समझ गए होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक था ना जो ये MBT, इसने अपने हर अमीर को ना दो जोड़ी कपड़े दिए थे, एक सर्दी में पहनने के लिए, एक गर्मी में। ठीक है फ्रेंड्स, इनर वगैरह बांट रहा होगा उस टाइम, क्योंकि सर्दी में पहनने के लिए इनर और गर्मी में पहनने के लिए बढ़िया वाली शर्ट।
ठीक है फ्रेंड, समझ गए होगे। मतलब गर्मियों में लोवर वगैरह शर्ट वगैरह दी होगी पहनने के लिए और सर्दियों के लिए इनर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सुल्तान के जन्मदिन पर नौरोज़, फारसी नववर्ष और सत्तारोहण की सालगिरह जैसी खुशी के मौके पर अमीरों और एक दूसरों को उपहार अनेक दिए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कहने का मतलब है अगर सुल्तान का जन्मदिन है या कोई फारसी त्यौहार है या सत्तारोहण की सालगिरह है, मान लो आप राजा बनते हो तो अगली साल राजा बनने का जब भी आपका 1 साल हो जाएगा ना, सत्तारोहण की सालगिरह, मतलब 1 साल के आप राजा हो गए हो, मतलब आप 1 साल हो गया आपको राजा बने हुए, तो उसकी सालगिरह के मौके पर ना ये अमीरों को और अनेक दूसरे लोगों को अनेक उपहार देता था। ठीक फ्रेंड्स, शाही कारखाने शाही कारखाने सुल्तान की सारी आवश्यकताएं पूरी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो कारखाने वगैरह होंगे उनसे सारी जो सुल्तान की नीड वगैरह होंगी वो पूरी हो जाती होंगी। वे रेशम वे रेशम, सोने, चांदी और आदि कीमती वस्तुओं का निर्माण करते थे। चुनिंदा और दुर्लभ वस्तुओं के डाक भंडार भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कारखाने में ना मतलब अच्छी चीज़ें बनाई भी जाती होंगी और चुनिंदा और थोड़ी लो क्वालिटी की वस्तुओं के भंडारण भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये भंडार हरम की स्त्रियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते थे। तो ये हरम वगैरह जहाँ भी स्त्रियाँ वगैरह रहती थी राजा रानी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा महल था होता था। कई बार हिंदी में ना ये क्वेश्चन आ जाता है कि असूर्य पक्षा किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लगभग हर सुल्तान का एक हरम होता था जिसमें रानियाँ और उनके विभिन्न देशों से लाई गई कनीज़ों की बड़ी तादाद थी। ठीक फ्रेंड्स, कनीज़े में का मतलब जान लो, यहाँ जैसे मान लो कहीं राजा युद्ध करने गया और वहाँ का मतलब वहाँ के शासक उसने मार डाला, तो जो भी उसकी रानी वगैरह होती थी या उसकी वाइफ, तो उसे अच्छी वगैरह लगती होगी या उसकी हरम की कुछ लेडीजें वगैरह उसको अच्छी लगी होंगी तो उसे उठाकर अपने हरम में ले आता था। ठीक है, उनको कनीज कहते थे। सुल्तान की माता, चाची, बुआ आदि समेत सभी रिश्तेदार स्त्रियां भी हरम में रहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर लोग तड़क भड़क का जीवन जीने के लिए सुल्तान की नकल करने की कोशिश करते थे। अलाउद्दीन ने सख्ती से अमीरों का दमन किया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अमीरों को भारी वेतन और भत्ते दिए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तुगलक के दौर में अनेक अमीरों ने उत्तराधिकारों में भारी धन संपत्ति छोड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तुगलक के दौर में अनेक अमीरों ने उत्तराधिकार में भारी धन दौलत छोड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास 1200 बगीचे लगवाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नगरीय जीवन, दास, दस्तकार और अन्य। अब देखें नगरीय जीवन कैसा था, कैसे गुलाम वगैरह थे। ठीक है फ्रेंड्स, तुर्क शासक वर्ग में नगरीय जीवन, दास और नगरीय जीवन खास तौर पर पसंद था। जो तुर्क शासक थे ना उनको मतलब गांव में रहना वगैरह नगरीय जीवन खास तौर पर पसंद था। अनेक सैनिक मूलतः छावनियों के पास विकसित किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, अनेक जो नगर थे ना जो छावनियों के पास, सैनिक छावनियों के पास विकसित किए गए क्योंकि सिपाहियों को खाद्य पदार्थ वस्तुओं की सेवा पूर्ति करते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे। जो नगर वगैरह थे ना वो जहाँ पे इनकी आर्मी वगैरह रहती होगी तो उसके आसपास ही नगर बनाए गए होंगे क्योंकि सैनिकों को खाद्य पदार्थ और माल तुरंत सप्लाई करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, पास में ही होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्यकालीन नगरों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय चलाने वाले बाबू होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मध्यकालीन नगरों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय चलाने वाले बाबू होते थे। बड़ी संख्या में दुकानदार, दस्तकार, भिखारी आदि नगरीय आबादी में शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, बस सुनते जाइए। नगरों में एक और बड़ा समूह दासों और घरेलू नौकरों का होता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो नगर थे ना इनमें जो अमीर वगैरह होंगे वो अपने घरों में नौकर और दास गुलाम वगैरह रखते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी बात हो रही है। तुर्क, काकेशियाई, ईरानी और भारतीय दासों का महत्व दिया जाता था। जो तुर्क गुलाम थे, काकेशियाई, यूनानी और भारतीय दासों का महत्व दिया जाता था उन और लोग उन्हें हासिल करने के लिए उत्सुक होते थे। मतलब इतने इंडिया के लोग इतने मतलब गुलामी भी बहुत अच्छी तरह करते होंगे, इसीलिए लोग उन्हें हासिल करने के लिए बहुत ही मतलब उत्सुकता से उनके खरीदने के लिए पागल रहते होंगे। उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्सुक होते थे। थोड़ी संख्या में दासों का आयात अफ्रीका से भी होता था। कुछ गुलाम अफ्रीका से भी मंगाए जाते होंगे, काले से, वो देखे होंगे आपने। मुख्यतः अबसीनियाई से। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यतः अबसीनियाई से। आगे चलते हैं। कुछ दास
कुछ दास ऊंचे पदों पर भी आसीन हो गए थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ दास को दिल्ली सल्तनत में ना अच्छी पोस्ट मिल जाती थी उनको, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका गुलाम था? ठीक फ्रेंड्स, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी गुलाम था। ये मतलब अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया हुआ, मतलब गुलामी कर करके। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ होते नहीं है क्या, जैसे करंट के टाइम में आज की बात की जाए तो कई कंपनियों में या कई सरकारी दफ्तरों में होते नहीं कि जो लोग कुछ पानी मारते हैं कि बस मैं हूँ, पानी मार मार के अच्छा अपना पोजीशन बना लेते हैं। उनमें से था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक फ्रेंड्स, रजिया का फादर। फिरोज तुगलक भी दासों को महत्व देता था। उसने लगभग 1080 दास जमा किए हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उनमें से अनेक हस्तशिल्पों में लगे हुए थे, जबकि शेष सुल्तान के निजी रक्षक होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो फिरोज तुगलक था ना, इसके शासनकाल में 1,80,000 इसके गुलाम थे। कुछ तो हस्तशिल्प वगैरह काम करते होंगे, ठीक है, और कुछ उसके अंगरक्षक या बॉडी गार्ड वगैरह होंगे। दास की हालत घरेलू नौकर से बेहतर होती थी। मतलब घरेलू जो नौकर था ना, उसकी सबसे बुरी कंडीशन थी। ये कह रहा है यहाँ, दास की हालत घरेलू नौकर से बेहतर थी, क्योंकि दास का स्वामी उसे भोजन और आवास देता था, देने के लिए बाध्य था। मतलब जो गुलाम था ना, जो आप मान लो आपका कोई गुलाम है तो आप उसे खाना दोगे और रहने के लिए जगह दोगे। ठीक है फ्रेंड, जबकि एक स्वतंत्र व्यक्ति भूखे मर सकता था। जबकि जो आपके घर का नौकर है ना, वो भूखे भी मर सकता था। वही बात लिखी हुई, जबकि एक स्वतंत्र व्यक्ति भूखे भी मर सकता था। मतलब एक आम आदमी भूखे भी मर जाए, लेकिन जो आपका गुलाम है ना, आप उसे रोटी दोगे और रहने के लिए रूम वगैरह भी प्रोवाइड कराओगे। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही दासी को मुक्त रखने के लिए पुण्य का काम माना जाता था। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, हिंदू और मुसलमान दोनों में दास या दासी को मुक्त रखना पुण्य का काम माना जाता था। ठीक फ्रेंड, नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। मध्यकालीन समाज में, ठीक है फ्रेंड्स, मध्यकालीन समाज में, ये मैं ऊपर लिखा हुआ है पेंसिल से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मध्यकालीन समाज में भारी असमानताओं हिंदू समाज से अधिक मुसलमान समाज में दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, मुसलमान समाज में असमानता का मतलब समझ लो, मतलब हिंदू की परंपरा कुछ अलग होगी। हिंदू मतलब थोड़े मतलब लो क्वालिटी में रहते होंगे, लेकिन जो ये मुसलमान थे ना, ये सामाजिक इनमें असमानताएं ज़्यादा थी। मतलब इसमें असमानताएं इसलिए ज़्यादा होंगी क्योंकि ये इस टाइम टोर शोर में रहते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदू देवी देवता उस टाइम पूजे जाते होंगे, लेकिन ये उस टाइम इन पे भगदड़ मचा होगा। ठीक है फ्रेंड, वही बताया गया। मध्यकालीन समाज में भारी असमानताएं हिंदू समाज से अधिक मुसलमान समाज में देखी जा सकती थी। हिंदू अधिकतर ग्रामीण थे, जिनके बीच असमानताएं कम थीं। ठीक है फ्रेंड, नगरों में मुस्लिम अमीर भारी तड़क भड़क जीवन में रहते थे। ठीक है फ्रेंड, इसी वजह से असमानताएं ज़्यादा होंगी। ठीक है फ्रेंड, अब मान लो आप गांव में रह रहे हो, मतलब सिंपल नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। हालांकि नॉर्मल लाइफ आज भी बहुत अच्छी है, मुझे भी गांव में रहना बहुत पसंद लगता है। और एक तरफ आप शहर में रह रहे हो। शहर में तो बंदा, ना सही बताऊँ, आजकल कुछ तो शोर शराबे से मर जाता है और कुछ रहा बचा टेंशन में मर जाता है, इतनी महंगाई है शहर में। और दूसरा रहा बचा शोर शराबे धूल धक्काड़ से ज़िंदगी, धूल धक्काड़ भरी ज़िंदगी शहर में अब बहुत होगी। देख लेना फ्रेंड्स अपने आसपास, धूल धड़ाका, शोर शराबा, ट्रैफिक वगैरह, जाम जूम इतना है, प्रदूषण इतना है कि बंदा कैसे सांस ले पाए। और यही अगर मान लो आप कहीं गांव में जाओगे ना, कहीं गांव में अच्छी खुली ताज़ी हवा है, हरे भरे खेत है, स्वच्छ वातावरण है। ठीक फ्रेंड, तो गांव में मज़ा आता है रहने में। अब यहाँ लोग क्या खाते हैं, वही तली पली चीज़ें। लेकिन मैं तो गांव में जब जाता हूँ, गांव की अगर आप नमक रोटी भी खाओगे ना, वो भी आपके शरीर में ताकत लाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ चाउमीन बर्गर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं, बातें वगैरह बहुत हो गई हैं, बट मैं तो गांव को ही प्रेफरेंस देता हूँ। मैं थोड़े दिन के लिए ही यहाँ हूँ, बाकी मैं गांव में ही चला जाऊँगा, वहीं से आप लोगों की केयर करूँगा, वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक। अब देखते हैं जाति प्रथा और सामाजिक रीति रिवाज। इस काल के स्मृति लेखक ब्राह्मणों का ऊंचा स्थान देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इस काल में लेखक वगैरह होंगे, वो ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान देते हैं। हालांकि उन्होंने इस युग के वर्ग के
आयोग सदस्यों की घोर निंदा की है। ठीक है फ्रेंड, निंदा की है या भर्त्सना की है। ठीक है फ्रेंड, हालांकि उन्होंने इस वर्ग के आयोग सदस्यों की घोर निंदा की है, मतलब निंदा की है मतलब कटुनिति, मतलब उनकी बेइज्जती की है, ऐसे मान लो। स्मृति ग्रंथ में इस बात पर जोर देते रहे कि दुष्टों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। ठीक है फ्रेंड, जो स्मृति ग्रंथ है उसमें इस बात का जोर दिया गया है कि दुष्टों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है, और जनता की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना केवल उसी को है। ठीक फ्रेंड, कि जनता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना या हथियार उठाना ये केवल क्षत्रियों का ही अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जातियों की सेवा करना शूद्रों का सर्वोच्च कर्तव्य था। ठीक है फ्रेंड्स, जातियों की सेवा करना शूद्रों का सर्वोच्च कर्तव्य था तथा वहीं उसे मांस मंदिरा को व्यवसाय को छोड़ सभी व्यवसायों में लगने की अनुमति थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो शूद्र वगैरह लोग होंगे जो थोड़े निम्न जात के होंगे तो उनकी बात बताई जा रही है कि उसे मांस मंदिरा के व्यवसाय में मतलब काम करने की अनुमति नहीं थी। ठीक फ्रेंड, वो यही लिखा है, वो वहीं उसे मांस मंदिरा के व्यवसाय को छोड़कर सभी व्यवसायों में लगने की अनुमति थी। शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन और उच्चारण प्रतिबंध जारी रहा। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति थी तो नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मतलब वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, लेकिन पुराणों का श्लोक सुनने की अनुमति थी। सुनने पर प्रतिबंध नहीं था, मतलब ये पुराणों के जो श्लोक वगैरह थे ना वो सुन सकते थे, लेकिन श्लोक अध्ययन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आगे चलते हैं। चंडालों और सैन्य अंत्यजों में मेलजोल पर कठोरतम प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। लड़कियों के शीघ्र विवाह तथा पतियों के प्रति पत्नी सेवा और समर्पण पुराने नियमों पर जारी रहा। ठीक है फ्रेंड्स, जो लड़कियों की विवाह मतलब छोटी सी उम्र में कर दी जाती थी वो भी जारी रहा दिल्ली सल्तनत में, और पतियों के प्रति पत्नी की सेवा समर्पण पुराने संबंध जारी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले से चले आ रहे थे वही चले आ रहे हैं, इनमें कोई सुधार नहीं हुआ होगा दिल्ली सल्तनत में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ढोलों की भारी आवाज़ के बीच एक सती को अपने पति की चिता पर जलने का उल्लेख इब्न बतूता ने बड़े क्या कहते हैं ये भयानक ढंग से किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भयाक्रांत लिखा हुआ है, पर आप ऐसे सोचना कि ये भयानक है। ठीक है फ्रेंड, ढोलों की आवाज़ के बीच एक स्त्री को अपने पति की चिता पर जलने मरने का उल्लेख इब्न बतूता ने बड़े भयाक्रांत ढंग से किया हुआ है तथा उसके कथनानुसार सती के लिए सुल्तान को अपनी अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, उसके अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मान लो कोई हाउस वाइफ है आज के टाइम की, तो अगर वो मर जाए तो उस टाइम ये हाउस वाइफ का अगर हस्बैंड मर जाए, ठीक है फ्रेंड, तो मान लो उसकी जो वाइफ है ना उसे भी चिता में जिंदा ही जलना पड़ता था, और जिंदा जलने के लिए उसे सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है फ्रेंड्स, सती होना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, कई बार बताया मैंने पीछे भी वीडियो में। टीकाकारों ने पतियों की संपत्ति एक पुत्रहीन विधवा के अधिकार का समर्थन किया है। जो टीकाकार थे ना उन्होंने पति की संपत्ति या पुत्रहीन विधवा का समर्थन भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टीकाकार थे ना, मान लो कोई हस्बैंड मर जाता है तो अगर कोई विधवा है उसका पुत्र वगैरह नहीं है तो उसको मतलब मरने के बाद संपत्ति का अधिकार का समर्थन किया था इन्होंने, बेशर्ते वह संपत्ति संयुक्त हो, अर्थात यहीं तक है। ठीक है, बेशर्ते वह संपत्ति संयुक्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस काल की उच्च वर्गों में स्त्रियों को अलग रखने और बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी में अपने चेहरे को ढकने की प्रथा थी, अर्थात पर्दा प्रथा का व्यापक रूप प्रचलित था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बताता हूँ इसको। इस काल में ना जो उच्च वर्ग की स्त्रियाँ थी ना उनको बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी में अपने चेहरे को ढकने की प्रथा थी। मान लो जो आज भी है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप देख लेते हो गांव में जाओगे तो किसी के घर में मान लो कोई आ जाए तो जो लेडीज़ वगैरह होती है तो वो मुंह ढक लेती है, तो वो आज भी है। ठीक है फ्रेंड, वही बताया गया कि जो स्त्री वगैरह थी ना अगर कोई बाहरी बंदा आए तो अपने चेहरे को ढक लेती थी, जिसे देहाती भाषा में घूंघट काटना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यह जो पर्दा प्रथा थी ना ये देखो ईरान यूनान में भी प्रचलित थी। अरबों और तुर्कों ने भी इसे अपनाया और वे अपने साथ भारत लाए। ठीक फ्रेंड्स, ये जो प्रथा थी ना घूंघट निकालने की या चेहरे को ढकने की,
ये प्राचीन ईरान यूरान में भी प्रचलित थी। इसे अरब और तुर्कों ने अपनाया और वे इसे भारत लेकर आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये बन सकता है जो पर्दा प्रथा थी ये कहाँ से आई थी, तो ये अरब और तुर्क लेके आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना क्वेश्चन बन सकता है। पर्दा प्रथा ने स्त्रियों के प्रतिकूल प्रभाव डाला और पुरुषों पर उन्हें और अधिकारित बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। सुल्तान काल में मुस्लिम समाज उपजातीय और नस्ली समूह में विभाजित रहा। ठीक फ्रेंड्स, मुस्लिम समाज की बात हो रही है, ये भी नस्लों में अलग अलग समाज विभाजित रहा होगा, कई नस्लें होंगी। ठीक फ्रेंड्स, उनमें जूझ रहे होंगे उस टाइम। ये तुर्क, अफगान और भारतीय मूल के मुसलमान से शायद ही विवाह संबंध बनाए जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। जो तुर्क, अफगान और ये भारतीय मूल के जो मुसलमान थे ना, इनसे कोई विवाह नहीं करता था। ठीक फ्रेंड्स, इनके मतलब इनकी औरतों से कोई विवाह नहीं करता हुआ उस टाइम। हिंदू समाज में निचले तबके के लोग जो धर्म बदलकर मुसलमान बन जाते थे उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। जो अपना धर्म चेंज कर लेता होगा, ठीक फ्रेंड्स, तो उनके साथ भी मुसलमान बन जाता होगा, उनके साथ भी भेदभाव जारी रहा होगा उस टाइम दिल्ली सल्तनत में। ऊंची जातियों के हिंदू शूद्र जो प्रतिबंध लगाते थे कहीं को मुसलमान उन्हीं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हिंदू क्या कहते हैं, ऊंची जाति के हिंदू शूद्रों पर जो प्रतिबंध लगाते थे ना, उन्हीं को मुसलमानों पर भी लगाया जाने लगा। जातिगत प्रतिबंध के बावजूद मुसलमान और उच्च जाति हिंदू और शूद्रों के बीच संपर्क जारी रहे। ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक संपर्क रहे। ठीक फ्रेंड्स, जो हिंदू वगैरह जो शूद्रों पर प्रतिबंध लगाते थे वो मुसलमानों पर भी लगाए जाने लगे। प्रतिबंध के बावजूद भी ना मुसलमान और उच्च जाति के हिंदू और शूद्र के बीच सामाजिक संपर्क बने रहे। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं पूरा राज्य देखते हैं, राज्य कैसा था उस टाइम। भारत में तुर्क राज्य सैन्यवादी और अभिजातवादी था। तुर्क अमीरों का आरंभ में राज्य के उच्च पदों पर अधिकार पाने की कोशिश की। ठीक फ्रेंड्स, जो भारत में जो तुर्कों का राज्य था ना वो सैन्यवादी और अभिजातवादी था। जो तुर्क अमीर थे ना उन्हीं को मतलब जो राज्य में वो ऊंची ऊंची पोस्टें थी ना उन पर अधिकार पाने की कोशिश की थी तुर्क अमीरों ने। ठीक है फ्रेंड्स, तथा ताजिक, अफगान और दूसरे गैर तुर्क अबराजकों को इससे बाहर रखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये ताजिक और अफगान वगैरह था जो बंदे होंगे ना उनको इन पोस्टों से दूर रखा जाता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे आप। व्यापार पर हिंदुओं का वर्चस्व था और ग्रामीण अभिजात भी वही थे। ठीक फ्रेंड्स, जो व्यापार वगैरह था तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि जो व्यापार वगैरह था ना वो हिंदू ही था और हिंदुओं पर उसने प्रतिबंध लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही सख्त कदम उठाए थे। तो आपने अगर वो वीडियो पिछला ही पार्ट है चैप्टर नंबर 7 नहीं देखा हो तो देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, वही लिखा है व्यापार वर्ग में हिंदू का वर्चस्व था और ग्रामीण अभिजात भी वही थे। प्रशासन के निचले स्तरों पर हिंदू भी छाए रहे। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। राज्य औपचारिक अर्थात इस्लामी था। ठीक फ्रेंड्स, सुल्तान राज्य में मुस्लिम चरित्र पर जोर देता था, जहाँ तक हो सके शरीयत का पालन करने में दिलचस्पी रखते थे। ठीक फ्रेंड्स, राज्य औपचारिक तौर पर इस्लामी था, जो मुसलमान चरित्र पर जोर देने के लिए जो मतलब इस्लाम में शरीयत में लिखा है ना, शरीयत के जो कायदा कानून है उनको पालन करवाता हुआ राजा। ठीक है फ्रेंड्स, सुल्तान राज्य के लाभदायक पदों पर उलेमा को नियुक्त करते थे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन सुल्तान उलेमा को राज्य की नीति में दखल देने की अनुमति नहीं थी। उलेमा पता कौन होता है, जो ये धर्मशास्त्री वगैरह होते थे ना उनकी बात हो रही है, उनको उलेमा कहा जाता था। उनको सुल्तान नियुक्त करता था। तो मतलब राज्य में जो उलेमा जो राज्य की नीति थी ना उनमें उलेमा को बोलने का अधिकार नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य ना मानकर दुनियावी सोचों पर आधारित माना। ठीक फ्रेंड्स, हिंदू प्रजा को सिंध पर अरबों के आक्रमण के बाद से ही जिम्मी अर्थात सुरक्षित प्रजा का दर्जा दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, जिम्मी देख लो क्या कहते हैं, जिम्मी का अर्थ बता देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो मुसलमान शासन को स्वीकार करके जजिया नामक कर देने के लिए तैयार हो गए, उनको जिम्मी कहते थे। मान लो ऐसे लोग होंगे जो मुसलमान शासन को स्वीकार कर लिया और वो जजिया का कर देते होंगे, तो ऐसे लोगों को जिम्मी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स,
याद रखोगे ना, जिम्मी किसे कहते थे? जो ऐसे लोग थे जिन्होंने मुसलमान का शासन स्वीकार कर लिया था या मुस्लिम सत्ता को स्वीकार कर लिया था और जजिया का कर्ज जो देते थे ना, उनको जिम्मी कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और बता देता हूँ, ऐसे हिंदू लोग जो मुस्लिम शासक की सत्ता या अधीनता स्वीकार कर चुके थे और जजिया का जो हिंदू लोग कर देते थे ना, उनको जिम्मी कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये सल्तनत काल में धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक आक्रमणवादियों के खास लक्ष्य होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मंदिर जो आक्रमणवादी थे ना, उनके खास लक्ष्य होते थे, मतलब मंदिर को ही टारगेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस काल में, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे पहली लाइन का मतलब? जो भी मतलब आक्रमणकारी वगैरह होता होगा ना, उसका पहला टारगेट, प्राइम टारगेट यही होगा कि मंदिरों को तोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस काल में अनेक हिंदू मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया गया। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित कुब्बल इस्लाम मस्जिद, जो पहले एक विष्णु मंदिर था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे, आगे चलते हैं। जब तुर्कों के पांव जम गए तो उन्होंने अपनी मस्जिदें बनवाने लगे। हिंदुओं, जैनियों और आदि मंदिरों और पूजा स्थलों के प्रति उनकी शरीयत पर आधारित थी, जिन्हें इस्लाम के विरोध में नए पूजा स्थल बनवाने में प्रतिबंध रखा। ठीक फ्रेंड्स, जब इनके पांव जम गए ना तो उन्होंने अपनी मस्जिद बनवाने लगे। हिंदू, जैनियों और आदि के मंदिरों और पूजा स्थलों के प्रति उनकी शरीयत पर आधारित थी। ठीक फ्रेंड, जिसे वे इस्लाम का विरोधी मानते थे। ठीक फ्रेंड, हिंदू मंदिरों को और जो ये जैनियों के मंदिर वगैरह होंगे तो उनको ये इस्लाम के विरुद्ध मानते थे। ठीक फ्रेंड्स, और नए पूजा स्थल बनवाने पर प्रतिबंध था, कोई भी मंदिर नहीं बनवा सकता। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। गांव में मंदिर बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि वहाँ इस्लाम के अनुयायी थे ही नहीं। ठीक फ्रेंड्स, मतलब गांव में आप मंदिर वगैरह बनवा सकते हो। इसी तरह घरों में अनेक मंदिर बनाए जा सके थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब आप शहर वगैरह में तो ये मंदिर तुड़वा देते थे, लेकिन गांव के लोग बड़े चालू होते थे। गांव के लोग ना पहले तो प्रतिबंध नहीं था गांव में मंदिर बनाने के लिए, लेकिन गांव में लोग अपने घरों में ही मंदिर बनाने लग गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आज के टाइम में भी कई घरों में देखा होगा आपने, कई लोग बड़े मंदिर बनवा लेते हैं घर में ही, लेकिन घर में कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं तो उसे मंदिर ही बोलते हैं घर में। चाहे घर में किसी कोने में एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया या कोई एक अलमारी टाइप बनवा ली, ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन उसे बोलते मंदिर ही। आज के टाइम में भी बरनी के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी ने राजधानी और सूबों के मुख्यालयों तक में मूर्तियों की सार्वजनिक पूजा होते तथा हिंदू ग्रंथ का सार्वजनिक पाठ होते देखा था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बरनी कह रहा है, बरनी के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी ने राजधानी और सूबों के मुख्यालयों तक में मूर्तियों की सार्वजनिक पूजा तथा हिंदू ग्रंथों का सार्वजनिक पाठ होते हुए देखा था। ठीक है फ्रेंड, ठीक फ्रेंड, ये लिखा हुआ सार्वजनिक पाठ होते हुए देखा था। अब चलते हैं नीचे। मुस्लिम शासकों ने मान लिया था कि हिंदू धर्म इतना प्रबल है कि उसे ताकत से नहीं नष्ट किया जा सकता। ठीक फ्रेंड, क्योंकि जो ये शासक वगैरह आते थे ना, ये हमारे मंदिर वगैरह तोड़ देते होंगे, लेकिन बाद में इनको समझ आ गया कि हिंदू धर्म इतना मतलब स्ट्रांग है कि चाहे मंदिर तोड़वा लो चाहे कुछ भी करवा लो, ये मानेंगे ही नहीं। जो ही लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म इतना प्रबल है कि उसे ताकत से नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल, कश्मीर की वादी, पूर्वी बंगाल आदि कुछ क्षेत्रों में जहां आदिवासी जनता को कृषि बनाने के लिए प्रेरित किया गया, उन्होंने अपने पिछले विश्वासों में, ठीक है फ्रेंड, उन्होंने अपने पिछले विश्वासों में इस्लाम को अपना लिया। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने अपने पिछले विश्वासों में इस्लाम को अपना लिया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है शासक वर्ग के संरक्षण पर निर्भर अनेक दस्तकारों ने इस्लाम को अपना लिया, मसलन बुनकरों, लोहारों, कागज बनाने वाले आदि ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब बता देता हूँ, ये लास्ट पैरा है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, नीचे कुछ है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पैरे का मतलब जान लो। जो ये पश्चिम बंगाल और ये वादी बंगाल के जो क्षेत्र वगैरह थे ना, इनमें जो आदिवासी और जो कृषि जनता थी, इनको मतलब इस धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने अपने पिछले विश्वासों में इस्लाम को अपना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इनको ये को बताया जा रहा है कि भाई तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, और कुछ लोगों ने अपना भी लिया मुस्लिम धर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, और उस मुस्लिम धर्म को अपनाने में कौन कौन लोग थे, जिनमें बताया गया कुछ मसलन बुनकर थे, लोहार थे, और कुछ कागज बनाने वाले, इन लोगों ने मतलब मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा चैप्टर था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, वो जो वीडियो है आएगी वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये हमारा बुक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। 8 चैप्टर हो गए हैं, उसके बाद 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, क्योंकि 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक मुगल काल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का चैप्टर था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 आएगा उसमें हम देखेंगे, उसमें हम इस चैप्टर को देखेंगे विजयनगर और बैमनी काल, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत पूरा हो चुका है, उसके बाद आता है विजयनगर और बैमनी साम्राज्य का काल, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हल्की झलक आप इस चैप्टर में देखेंगे पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हल्की सी झलक दिखाई देगी आपको इस चैप्टर में, क्योंकि जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा ना, उसमें आप देखेंगे जितने भी उस टाइम पे पुर्तगाली आ गए थे, अंग्रेज़ वगैरह आ गए थे, तो उस मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा आपको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, ठीक है फ्रेंड। इसमें सिर्फ आपको पुर्तगालियों की एक झलक दिखाई देगी आने की, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जो इब्न बतूता की सिर्फ झलक थी, और आज हमने इब्न बतूता को डिटेल में देखा। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये 9वां चैप्टर है हमारा, ये मैं 1-2 दिन में आपको इसकी वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूँगा। तो दिल्ली सल्तनत हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक से वीडियो देखने के लिए, अपना जीके की तैयारी करने के लिए तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। सो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने जो भी आपके आस पड़ोस में या आपके भाई बंधु हैं या आपके फैमिली में कोई मेंबर हैं जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी बता सकते हो कि हिंदी में कंटेंट देखो। पहले तो इन चीज़ों का कोई इतनी डिटेल में पढ़ाता नहीं है, आप देख लेना यूट्यूब पे भी एनालाइज करके, और फिर मेरी वीडियो में एनालाइज करके देख लेना, क्योंकि मैं तो आपको एकदम डिटेल में एकदम हर एक पॉइंट क्लियर करता चलता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो ISPCS की जो तैयारी वगैरह है ना, इन बुकों को लेकर पहले तो वो इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंग्लिश में भी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी इतना डीप में नहीं जाते, वो तो सिर्फ पढ़ाते हैं कि ये एक वीडियो बना दी, ये यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, मतलब एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, और आगे भी ये वीडियो ऐसे ही जारी रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अगर कोई आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहा है तो आप उसे बताइए कि भाई हिंदी में एकदम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है चौहान सर के द्वारा। जैसा मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही कहा था, चैनल बनाया था जब ही, कि मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से ना अपर लेवल तक पढ़ाऊँगा, एकदम डीप में जाके, तो आप खुद ही एनालाइज कर रहे होगे। और अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक एंड शेयर करना, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और आज शाम तक ना आपको जो मैंने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की हुई जो थी, जिसमें पहले पार्ट में लगभग 270 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज शाम तक देखूंगा, अगर उसका पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड आई होप यू डोंट माइंड, आई होप यू इन्जॉय द वीडियो एंड मेक प्रिपरेशन वेरी वेल, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑल द बेस्ट सभी को, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी टाइम हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इस चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी 1-2 दिन में, और आज शाम तक जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 बायोलॉजी का लगभग 300 क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।